जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए आपके सामने प्रश्न है स और स निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन है। ग वर्ण उच्चारण स्थान कौन सा, ये जीएनबी में आया हुआ है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या, ये आया हुआ है। ये चीज़ें आपने बहुत पहले पढ़ी होंगी। फ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। च छ ज झ ये का उच्चारण स्थान होता है। निम्नलिखित कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। अब देखिए निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ये सभी स्वर इंपॉर्टेंट है। उसमें व्यंजनों का उचित समूह कौन सा है, ये तो मान लीजिए इसका उत्तर है। आखिर स स्र जो है व्यंजन रूप है, इसका क्या होगा सही, ये वाला होगा ये वाला होगा। ये सभी प्रश्न बच्चों पूरी संभावना है आपके अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 6 तथा 9 की प्रवेश परीक्षा में आने का। और जो भी बच्चे सर्वोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से 9 में बच्चों पूरी आने की संभावना है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आए हुए हैं, तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि फिर बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। और जो भी बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से बच्चों उसको ज्वाइन कीजिए। और जो भी कुछ पूछना हो बच्चों आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जैसा आप जानते हैं बच्चों, मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, समय मिलने पर ही वीडियोज़ बनाता हूँ, और अगर आप यूट्यूब पे पूछेंगे तभी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर बच्चों दे पाऊंगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा वीडियो अवश्य देखिए। इस टॉपिक को बच्चों समझना जरूरी है, बिना इसको समझे आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। देखिए वर्ण, वर्ण जैसे ध्वनि की है सबसे छोटी इकाई। आप इसको मत सोचिएगा कि हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कभी कभी आता है कि वर्ण क्या है, उसमें 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जो ध्वनि जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ या आप बोलते हैं जो सुन रहे हैं, ध्वनि की सबसे वो छोटी इकाई होती है, और निश्चित संकेत या चिन्ह को ही हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं मान लीजिए राम, ठीक है। राम को जब हम तोड़ के करेंगे, देखिए राम, ठीक है। राम बराबर, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी लिखा जाता है। तो राम को हम कैसे लिखते हैं, देखिए जब भी कोई शब्द बोला जाता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ क, क्या बोल रहा हूँ क, तो इस क बोलने में आखिरी में आ रहा होगा, आप सुन रहे होंगे। तो क को हम तोड़ के ऐसे लिखते हैं। इसके साथ हमेशा स्वर जुड़ा रहता है, क्योंकि क एक क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है। इसका हमने अलग कर दिया स्वर, तो ये स्वतंत्र हो गया, ठीक है। तो देखिए हम इस शब्द की ध्वनि को इसके मूल रूप र, आ, रा, म, ठीक है लिख सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है, ठीक है। इसमें वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह जो होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ, तो आपकी वर्णमाला हो गई। वर्ण समूह ये हमने देखा हुआ है। फिर आइए यहाँ पर हम दिखाते हैं कि जो इसमें कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, इस पे भी सवाल बन सकता है। जैसे स के साथ क्या लगा है, ये व्यंजन है, तो स हलंत और अ, ये स केवल हो गया। व अलग से हमने लिख दिया, और व पे एक ही मात्रा, एक ही मात्रा है। देखिए इस पे वेग जो है हम कैसे लिखेंगे, व हलंत प्लस एक ही मात्रा। अगर ये डबल होता तो ए की मात्रा हो जाती, ठीक है। फिर स वे, फिर रे, ठीक है, र हलंत और ए, कुल इसमें 6 ध्वनियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी का भी बच्चों निकाल सकते हैं। इसमें देखिए छोटू की मात्रा लगी है, इसमें एक की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। इस तरह से भी आप तोड़ के इसको आप बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला आप जानते हैं, इसमें स्वर कुल 11 हैं, ठीक है। अयोगवाह हैं और आपके व्यंजन हैं। अंतस्थ ये आप ध्यान रखिएगा, अंतस्थ य र ल व, ये 4 आपके अंतस्थ हैं। उस्म तीनों स और ह, ये आपके उस्म में आते हैं। उष्मा निकलती है, जैसे हम मुंह से बोलते हैं ना श श स ह, उष्मा निकलती है। अंतस्थ में य र ल व, आप देखेंगे जीभ जो है नीचे की तरफ टच होती है, तो उस तरह से आप उच्चारण जहाँ जहाँ से करेंगे उच्चारण के हिसाब से होता है। अभी हम नीचे इसको देखेंगे। संयुक्त व्यंजन में ये है छ, त्र, ग और श्र, और अतिरिक्त व्यंजन में आपके ये हैं, ठीक है। इस प्रकार हिंदी की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन आप पहले से जानते हैं, और 11 स्वर होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो स्वर होते क्या हैं, आ सकता है सिंपल लैंग्वेज में भी। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण करते समय वायु मुख से
बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। जैसे अ, आ, ई, उ, कोई भी रुकावट आ नहीं रही है। रुकावट मतलब ना जीभ की आ रही, ना ओठ की आ रही, ना दांत की आ रही। ये सभी क्या है, आपकी स्वतंत्र ध्वनियां हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको जान सकते हैं। अब इनके आपके स्वर भी देखिए, तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। परीक्षा में आ सकता है, चार ऑप्शन दे देंगे, इसमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है। ठीक है, दीर्घ कौन सा है। तो जिन स्वरों में उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें अ, ई, उ और री आते हैं। ठीक है, दीर्घ में जिसमें ज़्यादा समय लगता है, दोगुना समय लगता है, इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सभी आते हैं दीर्घ में। प्लित में आते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लित करते हैं, जैसे ओम। ठीक है, अब तो इसका उच्चारण है, अब इसका इस्तेमाल कम होता है। स्वरों की मात्राएं, मात्राएं आपको पता होगा सबको बच्चों। ठीक है, देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे का लिखना है तो ये हमें लगाना है। ठीक है, अगर की लिखना है तो इसको लगाना है। वैसे ही बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सब आपको चिन्ह, आपको ये सब पता है पहले से। ठीक है, अब अयोगवाह इस किसको कहते हैं, इसको ध्यान रखें। हिंदी वर्णमाला में अन और अ दो वर्ण और होते हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से अन को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहते हैं। जो दो बिंदी लग गई आपकी, वो विसर्ग हो गई। ऊपर अगर बिंदी लगा दिए तो ये अनुस्वार हो गया। ठीक है, तो ये वर्ण, स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार देखिए, अनुस्वार ये नासिक से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है। इसका चिन्ह सिरोरेखा मतलब बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे शंकर, मंगल, बंदूक, संगम। ठीक है, तो ये अनुस्वार इसको हम कहते हैं। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है, जैसे कंबल। ठीक है, डंडा। क्लियर है। अब देखिए अनुनासिक, अनुनासिक के उच्चारण के समय वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाते हैं। आप जानते हैं भी आंख लिखना हो तो चंद्रबुद्धि लगाएंगे, दांत, हंस, आंत, बांध। ठीक है, विसर्ग जो दो बिंदी लगाते हैं, तो इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्द, अभी हम तत्सम तद्भव पे भी आधारित प्रश्न आते हैं, आए भी हुए हैं, वो आएंगे। ठीक है, तो ये संस्कृत शब्दों से किया है, डायरेक्ट बच्चों संस्कृत शब्द होते हैं तत्सम। ठीक है, अतः, स्वतः, प्रातः, सुबह, प्रायः, हमेशा, संभवतः। ठीक है, ये सब क्या है, ये विसर्ग के रूप में ये इस्तेमाल होता है। फिर है आगत ध्वनि, इसमें बिंदी नहीं लगाएंगे। जैसे चंद्रबिंदु में पूरी हम बिंदी लगाते हैं, ये बस ऐसे ही करके हम छोड़ देते हैं, जैसे ऑफिस, डाल, डॉन। ठीक है, फाल, डॉक्टर, लॉकर। ठीक है, तो ये जो है आ और ओ की बीच की ध्वनि है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। ये देखिए सभी अंग्रेजी शब्द है। ऑफिस हो गया, ऑफिस। ठीक है, फिर अल्पिन हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, डॉक्टर हो गया, तो ये सभी अंग्रेजी शब्द हैं। तो उसको जब लिखते हैं तभी ये आपका बिंदी नहीं लगेगा, ये बस ऊपर की तरफ हमें इस तरह से लिखना होता है, तो इसे हम आगत ध्वनि कहते हैं। अब देखिए व्यंजन आ गए। अब व्यंजन के काइंड, ये जरूरी है बच्चों, इसको भी समझना। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन। ठीक है, और श्वास मात्रा के आधार पर दो भेद और हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर वाले काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन आपको समझना होगा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न अंगों, अभी देखिए जो सवाल आपने देखा था जीएनबी पे, ये तीन इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। उच्चारण स्थान पूछता है। ठीक है, कंठ मतलब गला हो गया, तालु मतलब ऊपर वाला हिस्सा हो गया, मूर्धा हो गया। ठीक है, नीचे और ऊपर तालु, और ये मूर्धा दांत के ऊपर वाला हिस्सा दंत हो गया, और ओष्ठ मतलब ओठ हो गया। कोई स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इन व्यंजनों की संख्या 25 है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया। अब देखिए बस कुछ नहीं, देखिए जिससे स्टार्ट हो रहा है वह क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया। ठीक है, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। आप बस इसको ध्यान रखिए, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। खेल खेल में ही आपको बच्चों याद हो जाएगा। और अगर आप इसको याद ध्यान कर लेंगे तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी हैं क ख ग घ ङ कंठ से है, तो प्रकार कंठय हो गया।
च छ ज झ यहाँ देखिए जब आप बोल रहे हैं ना, देखिए आप इसको समझेंगे कैसे कि आपको बिना याद किए भी हो जाएगा। जब आप क ख ग घ अंग, देखिए आपको लगेगा कहीं पे भी ना जीभ छू रही है, ना दाँत छू रहा है, ना ओंठ छू रहा है, वो हमारे कंठ से निकल रहा है। ठीक है? कंठ मतलब गले से निकल रहा है। तो ये कंठ वाले उच्चारण स्थान वाले व्यंजन आपके हो गए। जब आप च बोले च, तो जीभ जो है ऊपर जो दाँत वाला हिस्सा है, मुँह का हमारा हिस्सा तालू है, उसमें जाके बच्चों टच हो रहा है। च, छ, ज, जब हम उस पे जोर लगा रहे हैं ना, तब ये उच्चारण झ, य, टच बिना टच हुए उच्चारण आप कर नहीं पाएँगे। ये तालु से उच्चारण स्थानों का प्रकार क्या हो गया? तालव्य। ठीक है? फिर देखिए ट, अब ट, ठ, जो दाँत के ऊपर वाला हिस्सा था, ठीक? वो आपका तालु हो गया। तालु के पिछले हिस्से के पास, ठीक है? जब गले की तरफ आप ऊपर वाले से बढ़ेंगे, चहु वाले से, तब ऊपर वाले पीछे वाले हिस्से को टच करता है, उसको हम कहते हैं मूर्धन्य। ठ, ड, ढ, अण, तो ये हो गया मूर्धन्य। फिर वैसे ही देखिए दाँत की सहायता से बोला जाता है त, जीभ हमारी जाके कहाँ छू रही है? आप खुद बोलिए त, तो जब जीभ हमारी छू रही है दाँत को, थ, द, ध, न, तो अब मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बच्चों ये देखिए अगर मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट लिखिएगा हाँ सर पूरा चीज़ समझ में आ गया। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने इन चीज़ों को समझा। अभी तक हो सकता है आपने इस तरीके से ना सीखा हो, लेकिन जब तक आप अपने मुँह से बोल के उच्चारण नहीं करेंगे तो आपको फिर सीख नहीं पाएँगे बच्चों। और ये बहुत आसान सवाल होते हैं। द, ध, न ये दाँत की सहायता से बोले जाते हैं, इनको दंतय हम कहते हैं। अब देखिए ओठ की सहायता से प बोलिए प, दोनों ओठ आपके छू रहे होंगे। फ बोलिए, ब बोलिए, भ बोलिए और म बोलिए। इन जब भी बोलेंगे तो आपके ओठ दोनों ओठ एक दूसरे को छू रहे होंगे। ठीक है? इसको हम ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ है। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से आज आप समझे होंगे कि वाक़ई इसका उच्चारण क्यों है और बोलने पे ही आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए जो जीएनबी के प्रश्न है उसको मैं कर दूँ, क्योंकि प्रश्न बच्चों कहीं से भी आ सकते हैं। ये मत सोचिएगा सेम आ गया तो सेम आएगा। अब देखिए एक आया हुआ है यहाँ पर। अच्छा अभी तो हम लोग इस पे आए नहीं, इसको छोड़ दें। अभी ये वाला ग, ग किस श्रेणी में आता है? देखिए ग, 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 क, ख, ग, घ, अंग। आपको क वर्ग वाला याद होगा, क, ख, ग, घ, अंग। अगर उसमें आप जान रहे हैं तो भाई पता है, और ग जब आप बोल रहे हैं तो कहीं कोई चीज़ छू नहीं रही, हमारे कहाँ से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है। तो देखिए कितना आसान था। जेएनबी 2022 का प्रश्न है और ये इसमें भी आया हुआ है, अटल में भी और आश्रम में भी आएगा आपका। फिर देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण उच्चारण स्थान क्या है? इसको आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइएगा। मूर्धन्य, दंतय, ओष्ठ की कंठ है। ठीक है? तो देखिए कितने आसानी से आप ये सवाल अभी हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान व का, कि जो नहीं आए हैं भाई वो आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है? अब देखिए ये मैंने बताया नहीं था, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम और सवालों को करेंगे। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन जिसे हम सेमीवोवल कहते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व। पूरी तरह से नहीं करती मतलब हल्की करती होगी। ठीक है? करते हैं ठीक है, तो इन्हें हम कोई भाग किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, तो ये व्यंजन 4 हैं, इसे हम अंतस्थ कहते हैं। क्लियर है? ये 4 हैं, बस इतना सा याद रखिएगा, य, र, ल, व। ठीक है? अंतस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन सिबिलेंट्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। उष्म का अर्थ होता है गर्म। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण से वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर उष्मा गर्मी पैदा करती है वे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तीनों स और ह। ह देखिए अंदर से हवा निकल के आ रही है। ये होते हैं बच्चों 4 उष्म व्यंजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को तो आप ये एकदम अपवाद हैं सब तो इसको याद करना ज़्यादा आपको ज़रूरी है। ठीक है? अब देखिए कंठ के आधार पर वो तो हमने क वर्ग का देखा ही, साथ में इसको भी आपको ध्यान रखिएगा, स्वर का भी उच्चारण होता है। ठीक है? इसको देख लीजिए तालव्य, ये तालव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है? इसमें देखिए ये वाला बड़ा वाला स आता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तालव्य स कौन सा है? इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो स्वर के साथ साथ जो व्यंजन आ रहे हैं वो भी यहाँ पर बच्चों दिया गया है। मूर्धन्य मुख की छत से जिसका होता है उसके मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है? तो इसमें स्वर के साथ ये देखिए बीच वाला स है, इसको आपको षटकोण वाला स, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और दंतय में सबसे छोटा वाला सब्जी वाला स है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। स्वर और व्यंजन के जितने भी चीज़ें सब यहाँ पर दिया हुआ है।
ओठ के हिसाब से ये देखिए ओष्ठ है, ठीक है। तो ये स्वर जो आ रहे हैं उसको भी आपको ऊ देखिए हमें गोल करके ओठ की सहायता से ही बोल पा रहे हैं हम लोग इसको स्वर को, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और नाक से जो बोल पा रहे हैं, ठीक है, इसको भी आपको अन्न भी आपका नासिक में आता है। क्लियर है? तो इसको आप पॉज करके बच्चों जो इम्पोर्टेंट है उसको तो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कंठोष्ठ, कंठ और ओठों की सहायता से, ये देखिए कॉम्बिनेशन वाले हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ओ और औ, ठीक है। दंतोष्ठ, दांत और ओठों की सहायता से व, ठीक है। कंठ तालव्य, कंठ और तालु से उच्चारण होने वाले ए, ठीक है। क्लियर है? श्वास, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, अल्पप्राण मारप्राण आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अलग सवाल कभी कभी आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको समझना होगा कि संयुक्त व्यंजन जैसे छ जो है ना, क्षत्रिय वाला, क और ये बीच वाला जो स है उसकी सहायता से बनता है। त्र, त और र की सहायता से बनता है। ज्ञ, ज और य की सहायता से बनता है। स्र जो है श और र की सहायता से बनता है। इसमें ध्यान दें, जैसे हम छ लिख रहे हैं, ठीक है, ये बिना बिना स्वर की सहायता वाला क हो गया और साथ में ये वाला स है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। जब क्वेश्चन पेपर आएगा तब आप देखेंगे कि मैंने आपको सही सही बताया था। छ, शिक्षा, भिक्षा, अक्षर, ये इसमें इस्तेमाल हुआ। त्र में त्रिलोक, मित्र, पत्र, त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी, प्रज्ञा, आज्ञा। और श्र से श्रम, विभाग, श्रेणी, श्रमिक, श्रेष्ठ, ठीक है। और ये जो बाकी वाले हैं, प्रसन्न, संयुक्त रूप, उद्योग, देखिए उद्योग में ये वाला जो बनता है वो दो की सहायता से, द और य की सहायता से, ठीक है। और स्थान में, ठीक है, आगत व्यंजन, नुक्ता या बिंदी लगाया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए आगत व्यंजन जैसे फर्ज, बिंदी लगा के, गजल, जमीर, तो इसका वैसे कम इस्तेमाल होता है लेकिन इसको आप देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, र के विभिन्न रूप, इसमें बच्चों को आपको जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जैसे है ना, इसको समझिएगा, कुछ बच्चों को बोर लग रहा होगा लेकिन ये समझाना ज़रूरी है। इसको मैंने लिखा, अगर इसे हम पढ़ेंगे करम, क्या पढ़ेंगे? करम, ठीक है। लेकिन जब हम किसी कर्म की, काम की बात करते हैं तो र हमने जल्दी बोला, कर्म। जब जल्दी हम र बोलते हैं तो उसको रेफ से हम दर्शाते हैं कर्म, ठीक है। सरप, भाई सरप, छोटे बच्चे तो सरप पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन सांप को क्या बोलते हैं? सर्प बोलते हैं, तो रेफ लगा, ठीक है। दर्पण, भाई दर्पण तो होगा नहीं क्योंकि हमने र को आराम से बोला, लेकिन जब र को हम जल्दी बोलेंगे दर्पण, ठीक है, तब इसकी रेफ हो जाएगी। वैसे ही वर्षा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, र का ये रूप हो गया, ठीक है। तो र का स्वर रहित रूप किसी व्यंजन के पूर्व आने पर व अगले वर्ण पर रेफ के रूप में लगता है, यह आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखिए, स्वर सहित रूप किसी व्यंजन के बाद आने पर उस व्यंजन के निचले भाग से जुड़ जाता है, इसे हम पदेन कहते हैं। जैसे परमाण तो कहते नहीं है भाई, प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाण, प्रमाण। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। भ्रमण, ग्राहक, ठीक है, भ्रम, क्रम, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहां देखिए र का स्वर युक्त रूप, यहाँ पर देखिए बच्चों काफी टॉपिक लंबा है, आप बोलिएगा तो मैं बाकी के भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए कुछ सवालों को करते हैं और आप इसका उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उच्चारण की दृष्टि से व का उच्चारण स्थान, इसका वन का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं, ये आप बताइएगा। मैंने सब पढ़ा दिया है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? कहावतें, शब्दमाला, ये आप मुझे कमेंट, ये आसान है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी के आंसर्स में बताऊंगा। क्या कहते हैं, व्यंजन माला या वर्णमाला? यह किस प्रकार की ध्वनि है, ये आप बताइएगा, मैंने अच्छे समझा दिया है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? हाँ, ये अलग है, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? हाँ, ये दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ की ध्वनि से अभी जस्ट हमने देखा था, ठीक है। दोनों की सहायता से है कौन सा उच्चारण होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी प्रश्न है बच्चों। अल्प प्राण वाला भी है, उसमें व्यंजनों की उचित समूह है,
तो देखिए उस व्यंजन का ऊंचे समूह जस्ट हमने देखा श स स ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये देखिए प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। प फ जब ओठ हम सटा रहे हैं उच्चारण बोलते समय तो ओष्ठ्य हो गए। ठीक है, स्र का संयुक्त रूप क्या है ये आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपके प्रश्न सही हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।